हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर लिया है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज जो हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। दो टॉपिक बच रहे हैं, एक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरा तुम्हारा लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। ठीक है, तो आज हमारे पास इतना ही है। इसके बाद हमारा पूरा ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। देखो, अब तक हमने शुरू से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, पूरा एक बार देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और प्री नेटल और आफ्टर पोस्ट नेटल हमने वो पढ़ा था टाइम। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ा था, फिर प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, फिर गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आगे हमने देखा था ये कि तुम्हारा फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन हमने देख लिया है। तो इम्प्लांटेशन तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन का आज हमारा जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब देख लिया है। तो आओ शुरू करते हैं आज का अपना वो चैप्टर। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया था। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे तो हमारा जाइगोट बना था। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, तो क्लीवेज होते होते वो पहले मोरुला स्टेज में आया, फिर ब्लास्टोसिस्ट में आया, ब्लास्टोसिस्ट जाकर के तुम्हारा अटैच हुआ एंडोमेट्रियम से। ठीक है, तो उसमें वो डिफ्रेंशिएट हुआ, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर, और अंदर की जो सेल थी वो इनर सेल मास बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की है और इनर लेयर तुम्हारा इनर सेल मास बनाती है। ठीक है, तो अब उसके आगे ही यहाँ पे है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। आउटर लेयर जो था तुम्हारा एम्ब्रियो का, जो तुम्हारा मोरुला ब्लास्टुला था, तो उसमें जो आउटर लेयर तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट बना था, उस ट्रोफोब्लास्ट पे अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे मान जाओ ये तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट है, तो इस पे अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। ठीक है, इसका नाम है क्रॉनिक विलाई। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हें प्लेसेंटल विलाई देख रहे हो, इसी को बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसे हम बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। विच आर सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यूज एंड मेटर्नल ब्लड। यहाँ पे तुम्हारा मदर का जो यूटरस होता है उसके टिश्यूज होते हैं और ब्लड होता है। ठीक है, यूटरस की टिश्यूज और मेटर्नल ब्लड। ठीक है, the chronic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo and fetus, developing embryo या fetus and maternal body called placenta। देखो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटरडिजिटेटेड। ठीक है, इंटरडिजिटेटेड का मतलब है ऐसे कोई ज्वाइंट बन जाना। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन जाना जो इजिली खुले ना। ठीक है, तो वही लिख रखा है कि क्रोनिक विलाई और मेटर्नल टिश्यू, जो ट्रोफोब्लास्ट की जो विलाई है, जो उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो, और मेटर्नल टिश्यू, मेटर्नल टिश्यू मतलब यूटेराइन की जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियम की टिश्यू है, वो आपस में इंटरडिजिटेटेड होकर के एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन बनाती हैं। किसके किसके बीच में? फीटस के बीच में और मदर के बीच में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है? तुम्हारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, मदर और फीटस के बीच में जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। देखो, ये प्लेसेंटा का काम ये है कि जो बेबी डेवलप कर रहा है उसको ऑक्सीजन देना और CO2 बाहर करना, उसके अंदर कुछ वेस्टेज बन रहा है उसको भी बाहर करना, और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को देना। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस और वो सब वाले प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि जो तुम्हारा जो बेबी होता है वो जब गेस्टेशन पीरियड में होता है तो उसके लंग्स एक्टिवेटेड नहीं होते, मतलब वो खुद से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते ऑक्सीजन CO2 का, उनके लंग्स डीएक्टिवेट होते हैं। तो इसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और तुम्हें ये भी मैंने बताया था कि जब बेबी आफ्टर बर्थ फर्स्ट क्राई करता है तो उस टाइम पे उसके लंग्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा होता है वो तुम्हारा एम्ब्रियो से एक
कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। और कोई भी सामान उसको या उससे मतलब एम्ब्रियो से या एम्ब्रियो को अगर देना होता है तो इसी के थ्रू होता है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो है तुम्हारा वो प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड तुम देख रहे हो ये तुम्हारा है अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। इसकी वेसल्स भी है, ऑब्वियस बात है वेसल्स होंगी तभी तो सप्लाई होगा, ठीक है। और तुम्हारा तो प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा जो होता है ना वो ये टिश्यूज तुम देख रहे हो, टिश्यू यहाँ पे देखो, कैविटी के बाहर वाली जो ये जो है ना एंडोमेट्रियम और यूटेरस का, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्शन है यूटेराइन विलाई का, प्लेसेंटल विलाई का और यूटेरस के टिश्यूज का, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। देखो अब जो हार्मोन्स आने वाले हैं उसे तुम्हें याद करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, वो ग्लैंड्स जो बिना डक्ट के, डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, जो बिना डक्ट के अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करें, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्टोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपनी सिक्रेशंस किसी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG जो हार्मोन होता है वो प्लेसेंटा ही सिर्फ बनाता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी तुम्हारा प्लेसेंटा ही बनाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारे ओवेरियन हार्मोन भी है, बट ये भी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड ये भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन करता है, ठीक है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। यहाँ पे देखो रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो तुम्हारा ओवरी से सिक्रेट होता है, और HCG और HPL तुम्हारा प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है। इसमें कंफ्यूजन होता है तो याद रख लेना, ठीक है। Let us remember that HCG and HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। ये तीन HCL, HPL, HCG और रिलैक्सिन ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in maternal blood। तो ये तुम्हारे कॉर्टिसोल हो गए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हो गया, उसके बाद थायरोक्सिन हो गया, ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेटर स्टेज में इन सब का लेवल जो होता है वो नॉर्मल रेंज से हाई होता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज से ये हाई होता है इसका लेवल। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग ऑफ फीटल ग्रोथ। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो अपने जो फीटस का ग्रोथ होता है उसे वो सपोर्ट कर सके, उसमें कोई कमी ना हो, ताकि बेबी जो है वो कोई दिक्कत के साथ ना बॉर्न ले। तो इस वजह से जो है वो ये सब हार्मोन्स उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, बेबी की ग्रोथ में। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। देखो पहले फीटल ग्रोथ में होता है, फिर मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हम उसे बोलते हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मैंने किसी सब्सटेंस को तोड़ना या उसे बनाना, वैसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, मतलब अंदर कुछ भी टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई सेल्स बन रही है, तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी कहीं अबॉर्ट ना हो जाए या फिर उसमें कोई इशू ना आ जाए, इस वजह इसको पूरा मेंटेन करके रखता है ये हार्मोन्स का लेवल जो इंक्रीज होता है, ठीक है। Immediately after implantation, the inner cell wall mass embryo differentiate into outer layer ectoderm, middle layer mesoderm, and after some time देखो तुम्हारा ये हुआ यहाँ पे तुम्हारा इनर सेल मास जो होती है ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे समझो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट बनाया, इनर सेल मास जो अंदर की सेल्स थी इनर सेल, वो इनर सेल मास बनाई। अब इनर सेल मास में ये होगा कि वो तीन, पहले स्टार्टिंग में वो दो डर्म मतलब दो लेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आउटर लेयर को हम बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर होता है, एंडो मतलब अंदर होता है, ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि मेसोडर्म जो होगा वो भी इन दोनों के बीच में अपीयर हो जाएगा। तो बाहर तुम्हारा एक्टो, उसके बाद तुम्हारा मीजो, एंड देन तुम्हारा एंडो, ठीक है। तो ऐसे लेयर्स अरेंज हो जाएंगे ऑफ किसके, इनर सेल मास के, और बाहर तुम्हारा ट्रोफोप्लास्ट का लेयर वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। These three layers give rise to all tissues in adults. It needs to be mentioned that the inner cell mass contain certain cells called stem cell which have potential to give rise to all the tissues and organs। देखो
ये जो तुम्हारा 3 लेयर्स है ना, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, यही तुम्हारे हर ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगे। इन्हीं के सेल्स जो होंगे वो डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करके तुम्हारे हर ऑर्गन को बनाएंगे, चाहे वो लीवर हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, स्प्लीन हो, हार्ट हो, ईयर हो, नोज हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा पार्ट हो गया। आई नो ऑर्गन नहीं है, बट यही इसी से सब बनेगा, ठीक है। ब्रेन हो गया तुम्हारा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया तुम्हारा, बोन्स हो गए, सब इन सेल्स, इन तीनों जर्म सेल्स के पास जो इनर सेल मास है उसके पास कुछ ऐसी भी सेल्स होंगी जो तुम्हारा स्टेम सेल के जैसे काम करेंगे, ठीक है। स्टेम सेल क्या होता है? ऐसी सेल्स जिसमें कोई भी, देखो, जैसे सपोज करो कि एक्टोडर्म कोई ऑर्गन बना रहा है, वो एंडोडर्म वाले ऑर्गन को नहीं बना सकता। जो एंडोडर्म ऑर्गन बना रहा है वो तुम्हारा एक्टोडर्म वाला या मीजोडर्म वाला नहीं बना सकता, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं स्टेम सेल के पास, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कोई भी ऑर्गन बना सकती हैं, चाहे वो एक्टोडर्म से बन रहा हो या एंडोडर्म से बन रहा हो, चाहे मीजोडर्म से बन रहा हो, तो उस सेल को बोलेंगे हम स्टेम सेल्स। तो उस सेल को बोलेंगे हम स्टेम सेल। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? तो आओ, ये एनसीईआरटी के लाइन्स के बीच में क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है नो डाउट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको आंसर भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, ओके, इतना पता है कि 9 मंथ्स होता है या फिर 272 डेज के अराउंड होता है, ठीक है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? तो मैं इसका आंसर देना है, ठीक है, दे दोगे ना आंसर? चलो मैं तुमसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉग, एलिफेंट और कैट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। एक हिंट मैं दे सकता हूं कि इसमें से किसी दो का इक्वल होता है और किसी एक का पूरे ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो फाइंड आउट करके कमेंट कर देना आंसर। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फाउंड। तो शॉर्ट नोट बनाते जाओ, इतना एनसीईआरटी का लिखना नहीं है। 1 मंथ में हार्ट, यार थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, आई नो। तो 1 मंथ में हार्ट, आई नो साइंस वाले स्टूडेंट हो, ऐसे हर्ट नहीं होता है, मुझे पता है, बट समझने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। देखो स्टेथोस्कोप जो होता है ना, वो तुम्हारा फर्स्ट मंथ में जो तुम्हारा बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, उसका हार्ट सुनाई देने लगता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। तो सेकेंड मंथ के लास्ट में तुम्हारे फिंगर्स को ही हम डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिजिट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और लिम्स, ठीक है। इसको तुम ना अपने कॉपी में नोट करते जाना, इतना लिखने की, इतना तो तुम अपने आप से भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी थर्ड मंथ मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन लिख सकते हो, ऑर्गन। आई नो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, बट मैं बोल रहा हूँ तो उतना तुम लिख सकते हो। आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। अब मैंने ये बता रखा है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, तो तुम्हें कमेंट करना है कि मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है और फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, ठीक है। तो इतना तुम्हें कमेंट करना है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयरेंस ऑन हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 4th मंथ में उतना खास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, इसमें पहला मूवमेंट शुरू किक फील होता है, ठीक है। मूवमेंट एंड हेयर्स, मूवमेंट एंड हेयर्स, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। तो बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 5th मंथ में हेड पे आता है और ये तुम्हारा बॉडी पे आता है, इतना याद रखना। आईलिड तुम्हारे सेपरेट हो जाता है, मतलब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, आईलेसेज उसके फॉर्म हो जाते हैं, आईलेस और आईलिड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बाय द एंड ऑफ 9 मंथ फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ मतलब 9 मंथ या 272 डे अप्रॉक्स हो जाते हैं, तो उसमें बेबी जो होता है वो ग्रो हो जाता है कंप्लीटली फॉर पार्चुरेशन या डिलीवरी, ठीक है। अब आप एक बार इसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में तुम्हारा हार्ट बनता है, सेकंड मंथ में तुम्हारे डिजिट्स या लिम्स बन जाते हैं,
थर्ड मंथ में तुम्हारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बन जाते हैं। फोर्थ मंथ में ऐसा सच कोई ऑब्जर्वेशन देखने नहीं मिलता। फिफ्थ तुम्हारे लेवल पे, फिफ्थ मंथ में तुम्हारा मूवमेंट और हेड पे हेयर्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और तुम्हारा सिक्स्थ मंथ में बॉडी फाइन हेयर्स से, छोटे छोटे हेयर्स से कवर कर जाती है। 9 मंथ में तुम्हारा जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, वो फुली डेवलप हो जाता है फॉर पार्चुरेशन या डिलीवरी। तो आओ अब देखते हैं पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है। ठीक है, बस ये जो तुम्हें दिख रहा है इतना ही है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। देखो, जो ह्यूमंस के प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है और इसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन एट ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ फीटस। देखो क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशन वाला हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के विगरस कॉन्ट्रैक्शन मतलब जोरों की कॉन्ट्रैक्शन होती है इन द मायोमेट्रियम। यूट्रस की 3 लेयर्स होती थी, आउटर पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम में तुम्हारा यूट्रस फीटस अटैच है, उसके बाद तुम्हारा बाहर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और चाइल्ड बर्थ के इस प्रोसेस को, जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी बाहर है, उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन या डिलीवरी। ठीक है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो होता है इसमें तुम्हारा न्यूरो यानी दिमाग यानी तुम्हारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों की हेल्प लगती है। ठीक है, the signal for parturition originated from fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के लिए वो मदर से आते हैं, बट यहाँ पे फीटस से और उसके अम्बिकल कॉर्ड से। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा से, फीटस और प्लेसेंटा से जो सिग्नल्स होते हैं वो आते हैं फॉर पार्चुरेशन। ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटर्नल पिट्यूटरी। ये क्या करता है कि मैंने जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बता रहा था तब मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर वाला पार्ट ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज करता है, एंटीरियर वाला मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो क्या करता है कि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सिग्नल आया छोटा सा, वो तुम्हारा हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन कराया। ठीक है, फिर फीटस उससे थोड़ा और बड़ा सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो वहां से तुम्हारा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर उतने में अगर बेबी बाहर नहीं आया तो फिर जो फीटस है और प्लेसेंटा है वो और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भेजेंगे, और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा जब तक बेबी बाहर ना जाए, उसका डिलीवरी ना हो जाए, तब तक ऐसा चलता रहता है। ठीक है, oxytocin acts on uterine muscles and cause stronger uterine contraction which in turns stimulate further secretion of oxytocin। मैं वही बताया था कि जो स्टिमुलस जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये और पहले से और भी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराते रहता है और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, डिलीवरी को इंड्यूस करते रहता है। ठीक है, द साइमल्टेटरी रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन। ठीक है, तो बहुत स्पीड में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और ये तब तक होता है जब तक कि बेबी जो होता है वो तुम्हारा बाहर ना आ जाए। ठीक है, यूटेरस से, और किसके थ्रू आएगा, बर्थ कैनाल के थ्रू आएगा। बर्थ कैनाल क्या होता है, जो वेजाइनल कैनाल होता है और सर्विक्स का कैनाल होता है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को मिला करके हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। तो जो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद प्लेसेंटा को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। What do you think डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? कुछ लोगों में क्या होता है कि 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम लगता है, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और इंड्यूस हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लैक्टेशन वाले टॉपिक पे। यहाँ तक हमारा जो था वो पार्चुरेशन वाला हो गया कंप्लीट। पार्चुरेशन मतलब बेबी का डिलीवरी हो गया। ठीक है, the mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड होता है मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो मेमरी ग्लैंड क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन वाले प्रोसेस में जाता है, उसके बाद वो तुम्हारा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है,
This help mother in feeding newborn. This milk produced during the initial few days lactation called colostrum, which contains several antibodies, absolutely essential to डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें एक कोलेस्ट्रॉम नाम का जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो इनिशियल डेज के जो मिल्क होते हैं उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा, तो उसे हम एंटीबॉडी जी जो होता है जी एंटीबॉडी, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और कोलेस्ट्रॉम में तुम्हारा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिख रहा है ना सेवरल एंटीबॉडीज, इसमें ए पाया जाता है। एब्सोल्यूट इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस। देखो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जब इन्वायरमेंट में आता है तो बहुत सारी रिस्क होती है बीमारियों की, तो उससे बचाने के लिए कुछ उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज उसमें डेवलप कर दी जाती है। उसमें पहला एग्जांपल है अपना एंटीबॉडी ए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया जाता है ताकि एक हेल्दी बेबी आए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये समरी है, इसको तुम पढ़ लेना, ये जो हमने चैप्टर किया वही है समरी में भी। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इसको कर लेना। ये मैं नहीं कराने वाला क्योंकि ये तो तुम्हारे एंड पे एक्सरसाइज है, तुम्हें ही करना है। ठीक है, इसको कर लेना और तुम्हारा जितने भी चैप्टर ध्यान से पढ़ो, एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद तुमसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम 2 पार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का ही 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में हम एसटीडी से पहले या फिर वहाँ तक हम पढ़ेंगे जो हमारा आर्ट वाला सिस्टम है ना, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वहाँ तक, और दूसरे में जो बचा उचा रहेगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।